अस्सलाम वालेकुम। सेहत के सफ़र में खुशामदीद। हर औरत की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब खुशी और डर दोनों के मिले जुले तासुरात होते हैं, और ये वो वक्त होता है जब औरत माँ बनती है। हमल के दौरान बहुत से हेल्थ कंसर्न्स होते हैं, बहुत सी मुश्किलात आती हैं, और ख़ुसूसन इसके तीसरे हिस्से में, जिसे थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं, इस हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। ये वो वक्त है जब बच्चे का वेट सबसे ज़्यादा गेन होता है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स पर मौजूद हैं डॉक्टर रोज़ीना सिकंदर, हु इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन AKUH, और ये ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर निदा नजमी, हु इज़ ऑल्सो एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑल्सो वर्किंग एज अ कंसल्टेंट। प्रेगनेंसी और थर्ड ट्राइमेस्टर के हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये एक हेल्थ प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, बिकॉज़ उनको ज़ाहिर अपना ख्याल रखना है। उसमें ये कि हेल्दी फूड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। नॉर्मल रूटीन 3 मील्स, उसमें प्रोटीन्स भी हों, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, फैट थोड़ी लिमिट कर दी जाए तो अच्छा है। यानी अच्छी न्यूट्रिशन, हेल्दी न्यूट्रिशन बेसिकली, और एक्सरसाइज। कोई फिक्स्ड रूटीन पैटर्न अगर थोड़ा सा एक्सरसाइज का हो, जो हम कोशिश करते हैं मेंटेन करने की, तो वो पहले के लिए भी अच्छा है, वो बाद के लिए भी अच्छा है। प्रेगनेंसी के हवाले से केस स्टडी आप देख रहे थे। अब हम बाकायदा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर रोज़ीना, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, वेरी बेसिक क्वेश्चन। थर्ड ट्राइमेस्टर हमारा टॉपिक है आज का, लेकिन फ़र्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या फ़र्क है, क्या उसकी कंडीशंस में फ़र्क है, और ख़ुसूसन थर्ड ट्राइमेस्टर कब शुरू होता है? प्रेगनेंसी के जो 9 महीने हैं उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स, या हम कह लें कि 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। फिर 14 टू 28 वीक्स होता है, और फिर 28 वीक्स ऑनवर्ड्स थर्ड ट्राइमेस्टर, जिसको हम आज फोकस करेंगे, यानी कि 7वां, 8वां और 9वां महीना। अगर जब हम वीक्स में कहते हैं तो ये 40 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है। जो आम ऑडियंस हमारे अगर समझे तो 40 हफ्ता 4 10 40, तो 10 महीने की प्रेगनेंसी नहीं होती है वो एक्चुअली, बिकॉज हर महीने में 4 हफ्ते के अलावा 2-3 दिन होते हैं, 30 दिन या 31 दिन का में। तो इस तरह प्रेगनेंसी 40 वीक्स होती है कंप्लीट 40 वीक्स होती है जी। जो ड्यू डेट कैलकुलेट होती है वो 40 वीक्स का होता है। ठीक। बट आप लोगों को सबको पता है कि 9वें महीने में कभी भी दर्दें हो सकती है, तो लाइक 37 वीक्स के बाद डिलीवरी मैच्योर होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कॉमन इश्यूज़ क्या हैं हेल्थ से रिलेटेड इन थर्ड ट्राइमेस्टर पर्टिकुलरली? थर्ड ट्राइमेस्टर वाला जो हिस्सा है उसमें अगर अर्ली डिलीवरी हो जाए तो प्री टर्म लेबर हम कहते हैं, वो ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि बच्चा मैच्योर ना हो। 28 हफ्ते, 30 हफ्ते, यानी 37 वीक से पहले अगर लेबर हो जाए, जो कि हो सकता है कुछ सूरतों में, तो रेगुलर चेकअप्स पे हो, पेशेंट को पता हो एक बार। दूसरा ये कि प्रेगनेंसी के हवाले से ब्लड प्रेशर हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर, आम तौर पे ये भी थर्ड ट्राइमेस्टर यानी लेटर इन प्रेगनेंसी, लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में देखी जाती है। जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है, माँ के लिए एज वेल एज़ बच्चे के लिए उसके मुज़र असरात हो सकते हैं, तो उस हवाले से इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा बच्चे की ग्रोथ, अगर किसी वजह से बच्चे की ग्रोथ पीछे रह जाए, या बच्चा का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो, किसी को शुगर की बीमारी हो जाए, जो प्रेगनेंसी में हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत कॉमन है, उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। तो आम तौर पे हम 6ठे महीने में ये स्क्रीनिंग करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कि कौन से ख़वातीन ऐसे हैं जिनको ये इसकी निशानदेही नज़र आ रही है। अच्छा, आपने जिक्र किया कि बच्चे का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ जाए, तो कितनी तेज़ी से वज़न बढ़ना चाहिए? डायबिटीज़ में प्रेगनेंसी, जो डायबिटीज़ वाली प्रेगनेंसी होती है, उनमें बच्चा बहुत ज़्यादा वज़न में ओवरवेट हो जाता है। लेकिन आम तौर पर जो है, ये बात आपने अच्छी उठाई, मैं भी ये कहना चाहूँगी कि पेशेंट या उसके घर वाले ये समझते हैं कि पेशेंट का वज़न बढ़ रहा है तो बच्चा बढ़ रहा है। किसी वक्त अगर 4 हफ्ते में मुआयने के लिए आए और वज़न नहीं बढ़ा हुआ खातून का, तो वो फ़िक्र करते हैं कि बच्चा नहीं बढ़ा। तो हम ये समझाते हैं कि ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। बच्चे का वज़न अपनी स्पीड से बढ़ता है, माँ का वज़न चाहे ना भी बढ़े तो बच्चा अपनी खुराक ले रहा होता है, बढ़ता है। बाज़ दफ़ा औरत का वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और बच्चा अंदर जो है वो कमज़ोर रह जाता है। तो दे हैव नो लिंक।
ठीक। तो वो देखने की ज़रूरत होती है रेगुलर मुआयने से, या ज़रूरत हो तो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए कि उसका वज़न सही बढ़ रहा है, जो हमारा जो नॉर्मल ग्रोथ रेट है उस हिसाब से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अच्छा डॉक्टर निदा, आप ये बताइए कि हमने ये भी सुना है कि थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान ही स्वेलिंग हो जाती है, रेस्टलेस टांगें हो जाती हैं, इसकी क्या वजूहत हैं? देखिए, कोई स्पेसिफिक वजह नहीं होती है इसकी। थर्ड ट्राइमेस्टर में नेचुरली पेशेंट का वेट बढ़ रहा है, तो नेचुरली स्वेलिंग भी बढ़ने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन कभी कभी ये स्वेलिंग ऐसी होती है कि जिसके पीछे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मरीज़ का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसके अंदर अचानक से मरीज़ को जो है विद इन अ वीक और सो शील फील के वो उनको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है। तो ऐसी चीज़ों में वो ख़ुद तो शायद ना बता पाएँ कि क्या हो रहा है, वो आके यही बताएंगे कि हमें स्वेलिंग बहुत हो गई है। ऐसे में डॉक्टर उन्हें देख के बता सकता है कि आया ये स्वेलिंग नॉर्मल प्रेगनेंसी से रिलेटेड है या इसके पीछे कोई प्रॉब्लम जैसे कि ब्लड प्रेशर होती है वो हो रही है। स्वेलिंग नॉर्मली स्वेलिंग होती है, लेकिन नॉर्मली अगर ज़्यादा स्वेलिंग हो सकती है, हेल्थ कंसर्न। बिल्कुल। अच्छा, प्रेगनेंसी थर्ड ट्राइमेस्टर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर ओवरऑल प्रेगनेंसी को किस तरह कैरी करना चाहिए, कितने विजिट्स होते हैं, और ख़ुसूसन थर्ड क्वार्टर के हवाले से? देखिए, ये डिपेंड करता है, जो एक सेहतमंद खातून हैं जिन्हें कोई और प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उनको रेगुलर विजिट्स तो सबको एडवाइस किए जाते हैं। शुरू के फर्स्ट 3 मंथ्स और उसके बाद के नेक्स्ट 3 मंथ्स में इतना फ्रीक्वेंट विजिट नहीं होता। वंस अ मंथ, कभी कभी वंस इन 1.5 मंथ भी होता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंस आ रही होती है वो 7वें महीने के आगे से आ रही होती है, जब हम पेशेंट को 2-2 हफ्ते पे बुलाना शुरू करते हैं, और जब ये 9वें महीने तक पहुंचते हैं तो फिर हर हफ्ते बुला रहे होते हैं। तो ये आप मॉनिटर करते हैं बिल्कुल आखिरी के महीनों में, आखिरी के दिनों में, इन द 9th मंथ या इन द 10th मंथ लेट्स से, कि लेबर पेन्स कब तक आ जाएंगे? जो पेशेंट्स होते हैं उनको यूजुअली एजुकेट किया जाता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर 8 मंथ के व्हाट आर द साइंस, क्या हैं वो चीज़ें जिनको वो महसूस करें तो वो हॉस्पिटल आएँ या अपने डॉक्टर से रुजू करें। उसके अंदर पेशेंट को ये एजुकेट किया जाता है कि क्रैम्प्स जो होते हैं, यूजुअली प्रेगनेंसी में क्रैम्प्स कैरी ऑन करते हैं, दिन में किसी ख़ास टाइम पे होते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं, रेस्ट करने से ख़त्म हो जाते हैं। लेबर पेन वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक दफ़ा पेन स्टार्ट होते हैं तो वो वक्फे से तेज़ होते जाते हैं, और उनकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा बढ़ती जाती है और उनकी ड्यूरेशन भी कम होती जाती है। उसके साथ साथ कुछ और साइंस होती हैं, जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेशेंट को ये लगता है कि उनको ब्लीडिंग हो गई है तो हो सकता है ये एक साइन हो कि ये लेबर की तरफ जा रही हैं। ये भी एक सिम्टम है कि लेबर पेन्स आ गए हैं। लेकिन कई केसेस में ऐसा भी सुना गया है डॉक्टर ने कहा कि लेबर पेन्स मतलब पेन हुआ ही नहीं और लेबर का टाइम आ गया, वो किस सूरत उसमें में? ये भी हो सकता है कि वाटर बैग ब्रेक करने का उनको एक्सपीरियंस हुआ हो कि जी जो बच्चे के गिर्द जो वाटर होता है, अगर वो इन अ मेम्ब्रेन होता है, अगर वो ब्रेक डाउन हो जाए और पेन्स ना हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट ये समझते हैं कि अभी हमें पेन्स का वेट करना है, ये जो वाटर बैग ब्रेक हुआ है ये दिस इज़ नॉट लेबर। बट ये भी जो होता है ये भी लेबर की एक साइन ही होती है। ऐसे में भी पेशेंट को चाहिए कि फ़ौरन अपने डॉक्टर से या अपने हॉस्पिटल से रुजू करें। डॉक्टर रुज़ीना, आपसे मैं जानना चाह रही थी अबाउट एक्सरेज। ये बताइएगा कि एक्सरेज कौन कौन से करवाए जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग थर्ड क्वार्टर, और क्या ये रिस्की होते हैं? बाय एंड लार्ज एक्सरे अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना। प्रेगनेंसी के लिए हम कोई एक्सरे नहीं करवाते, अल्ट्रासाउंड करवाते। अल्ट्रासाउंड की शुआएँ जो है वो नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन एक्सरेज जो है वो बच्चा जो पेट में है उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है, स्पेशली जब उसकी बनावट हो रही होती फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो एक्सरेज आर नॉट इट शुड नॉट बी डन अनलेस कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर जैसे फॉर इंस्टेंस अगर किसी को चेस्ट एक्सरे करना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए, उसको एस्थमा हो रहा है या चेस्ट इन्फेक्शन है, तो फिर ये हम एडवाइस करते हैं कि एब्डोमेन को, पेट को शील्ड कर दें। वो एक्सरे वाले करते हैं कि उसको कवर करके, ताकि शुआओं का असर बच्चे तक न जाए और उस एरिया का निकाल लें। यानी पेट को शील्ड करने से बच्चे तक रेडिएशन नहीं पहुंचती? कम हो जाएगी, बहुत हद तक कम हो जाएगी, है ना। इफ़ इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड तो फिर इस तरह से करवाते, वरना आम तौर पे अवॉइड करते हैं, नहीं करवाते। जैसे कोई इमिग्रेशन के लिए जाना है और हमसे पूछने आते हैं ना कि हम करा लें, एक्सरे कराना है रूटीन वाला, वो ज़रूरी नहीं है उसकी सेहत के लिए ना, तो हम उसको मशवरा देते हैं कि ना कराएं।
अच्छा डॉक्टर निदा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, डॉक्टर रोज़ीना ने अभी जिक्र किया कि अस्थमा हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जिसके लिए एक्सरे करवाना ज़रूरी हो, तो फिर मेडिकेशन का क्या है? आर देयर सम मेडिसिन्स ऑफ लिमिट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? जी हाँ, बहुत सारी मेडिकेशंस ऐसी हैं जो कि प्रेगनेंसी में दी जाती हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जिन्हें ज़रूरत के तहत आप देते हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जिनको आप मैक्सिमम हद तक अवॉइड कर लें तो बेहतर है, ठीक है ना। उसमें जो कॉमन जो यूज़ होती हैं मेडिकेशन, आम तौर पे अगर आप देखें हमल वाली जो ख़वातीन होंगी वो एक पैनाडोल की गोली खाते हुए भी डरेंगी, बट दैट इज़ कंसिडर्ड सेफ़, ठीक है ना। वाइटामिन्स ज़ाहिर है सबको दी जाती हैं, वो सेफ़ हैं। अच्छा सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट पैनाडोल हाउ ऑफन, हाउ फ्रीक्वेंटली कैन यू हैव इट? देखिए डिपेंड करता है प्रॉपर जी। डोज में हाँ। आधी या एक गोली ना खाएं, मेरी ऑडियंस से Okay. गुजारिश है। बिल्कुल। लोग डर के मारे एक गोली या आधी गोली खाते हैं। अगर बुखार है तो जी। 2 गोली का डोज है वो खा लें, नो प्रॉब्लम। 2 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे। 3 से 4 सर में दर्द है तो उसे अवॉइड करना लें, क्यों चाहिए नहीं? या खा लें। बिल्कुल खा यही लें। मैं मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ कि पैनाडोल जैसी चीज़, लोग बेचारे सर में दर्द लेके बैठे रहेंगे, दे विल नॉट टेक पैनाडोल। इट इज़ सेफ इन प्रेगनेंसी, आप ले सकते हैं। And what else is safe in pregnancy? देयर आर Medicines? एंटीबायोटिक्स हैं बहुत सारी जो कि सेफ़ होती हैं, अच्छा, लेकिन safe है। लेकिन वो पेशेंट को खुद से नहीं लेनी चाहिए, जाहिर सी बात है, वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलेगी। डॉक्टर यानी फिजिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट? कोई भी डॉक्टर हो, आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट बता दे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, या ये कि इवन समटाइम्स ये भी कहते हैं कि प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी अगर हो रही होती है तो भी आप बता दें कि अगर लॉन्ग टर्म कोई आपको दवा देनी है तो ऐसी चीज़ दी जाए जो कि प्रेगनेंसी में सेफ़ है। लेकिन जो ओवर द काउंटर ड्रग्स मिलती हैं उनमें पैनाडोल है, ये आप आराम से ले सकते हैं। अच्छा मेडिसिन की आप बात कर रही हैं तो मैं चाहूँगी आप वाज़ेह कर दें कि कौन से विटामिन ज़रूरी हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग 3rd ट्राइमेस्टर, एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब कहा जाता है कि बहुत ज़रूरी है। ये किस चीज़ में होता है, किस तरह, किस फॉर्म में लेना चाहिए इसको? देखिए जो चीज़ पहले आती है 3rd ट्राइमेस्टर से पहले, तो 1st ट्राइमेस्टर और प्रेगनेंसी इटसेल्फ, जब आप कंसीव कर रहे होते हैं, ये वो टाइम है जब फॉलिक एसिड बहुत फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब किया जाता है और करना भी चाहिए, बिकॉज़ ये वो चीज़ है, ये सिर्फ एक विटामिन है, लेकिन इसके लेने से मदर का नहीं, बेबी के ऊपर, जो होने वाला बच्चा होता है उसके ऊपर फ़ायदा होता है कि उसकी अगर खुदा न खास्ता एबनॉर्मलिटीज़ के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पार्ट ऑफ द कंट्री में बहुत कॉमन है, एनीमिया बहुत कॉमन है, इसलिए आप देखेंगे जितनी भी प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं हम सबको आयरन ज़रूर देते हैं, चाहे डाइट अच्छी हो या ना हो। प्रेगनेंसी में वैसे भी खाने पीने का दिल कम चाहता है, उल्टी मतली हो जाती है, तो एटलीस्ट आयरन ज़रूर मिलना चाहिए। लेकिन शुरू के 3 महीनों में हम लोग सिर्फ फॉलिक एसिड कहते हैं, अगले 3 महीनों में और आखिर तक जब तक लेबर नहीं शुरू होता हम लोग आयरन और कैल्शियम कहते हैं कि ज़रूर लें। कैल्शियम इसलिए क्योंकि बेबी की फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, अगर आप इंटेक कम करेंगे तो आपकी हड्डियों से कैल्शियम जो है वो बच्चे को जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि ज़रूर लेनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा एम्फेसिस इस बात पे होना चाहिए कि अपनी डाइट सही रखें। ओके, सिर्फ आयरन और कैल्शियम से कोई फ़ायदा नहीं होगा। डाइट की डॉक्टर निदा आपने बात की, डॉक्टर रोज़ीना मैं चाहूँगी इस पर रोशनी डालिए। है ना, दूध में कैल्शियम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट, हेल्दी बैलेंस डाइट एज इन फॉर प्रेगनेंसी स्पेशली? जो बैलेंस डाइट में सब कुछ होना चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, सारी चीज़ें। लेकिन हम जैसे आम जिंदगी में क्या खुराक खाते हैं, गिनते तो नहीं है कि कितना क्या चीज़ खाएं, तो प्रेगनेंसी में भी ये सब चीज़ें अलाउड है और सब खाएं, स्पेशली इन एडिशन फ्रूट्स एंड मिल्क, ये ख़ास तौर पे लें। अच्छा जैसे लोग वेजिटेबल्स कुक हुई भी हों या रॉ होनी चाहिए? कुक्ड हो, ओवर कुक्ड ना हो जिसमें सारे विटामिन जल जाते हैं। ओके, जो चीज़ रॉ ले सकते हैं अच्छी तरह से धो के ले लें ताकि उसके जरासीम न जाए। लेकिन जो आम तौर पे ये ख्याल होता है ना कि प्रेगनेंसी में कुछ चीज़ें गर्म हैं, तो अम्मी ने, सास ने मना कर दिया गर्म चीज़ें नहीं ले, जैसे खजूर नहीं खा रहे, क्यों नहीं खा रहे भाई, गर्म है, अच्छा व्हाट अबाउट कॉफ़ी? व्हाई नॉट, एक लिमिट, मतलब अगर कॉफ़ी मैं और आप पी सकते हैं तो प्रेग्नेंट पेशेंट भी पी सकते हैं। तो फिर ये क्यों कहाँ से निकला ये ख्याल? गरम ठंडा हमारे साइंसी ज़बान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, यू कैन टेक एनीथिंग यू वांट। जो मैं तो ये कहती हूँ, अपने जब कपल्स आते हैं तो मैं ये कहती हूँ कि हस्बैंड को कहती हूँ कि जो आप खा सकते हैं वो आपकी वाइफ खा सकती है, तो शी कैन हैव एनी डाइट। लेकिन ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए।
ओवर ईटिंग आमतौर पे तो होती भी नहीं है ना, बल्कि कम खाया जाता है, वक्त हजम नहीं होता, कम तो थर्ड ट्राइमेस्टर में खाया जाता है ना, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द बेबी। इवन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बिकॉज उल्टी, मतली, बदहजमी, एसिडिटी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी में होती हैं। तो उसमें हम ये मशवरा देते हैं कि इंस्टेड ऑफ 3 मील्स 3 दफ़ा पेट भर के खाएं, 6 दफ़ा खा ले, छोटा छोटा और वक्फे वक्फे से ले लें, वो हज़म होगा। मिर्चों वाली चीज़ें ना लें, दिल चाहता है अचार, मिर्चों वाली चीज़ें, तेज़ चीज़ें खाने को, लेकिन ऑलरेडी एसिडिटी प्रेगनेंसी में होती है, प्लस इन चीज़ों से होती है, तो फिर उल्टियाँ होती हैं, हज़म नहीं होता खाना। तो नॉर्मल ग़िज़ा, नॉर्मल डाइट लें, दावतों वाली रोगनी चीज़ें कम लें। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और जिसमें कोई ब्लड प्रेशर, कोई और चीज़ नहीं है, इम्पॉर्टेंट चीज़ आंवल नाल का जिसमें मसला नहीं है, ब्लीडिंग का मसला नहीं है, उसके अंदर मियाँ बीवी का मिलाप करने में कोई हरज नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आंवल नाल का नीचे होना है, उसमें मना किया जाता है कि अवॉइड करें इस चीज़ को। ओके, इसी हवाले से मुझे एक ख़्याल आया कि जब नॉर्मल डिलीवरी एक दफ़ा हो जाती है और दूसरी बार बेबी हो रहा होता है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि दूसरी बार सी सेक्शन हो जाए, या पहली बार अगर सी सेक्शन हुआ हो तो दूसरी बार नॉर्मल डिलीवरी हो सके? देखिए, दोनों टाइम में दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। पहली दफ़ा सिजेरियन के बाद दूसरी दफ़ा नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी होते हैं, और पहली दफ़ा नॉर्मल डिलीवरी के बाद दूसरी दफ़ा सिजेरियन के चांसेस भी होते हैं। ये आपकी उस मखसूस प्रेगनेंसी पे डिपेंड करता है कि क्या सर्कमस्टांसेस हैं, और उस कंडीशन को देखते हुए डिस्कस किया जाता है कि इस प्रेगनेंसी के नॉर्मल के चांसेस ज़्यादा हैं या सिजेरियन के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, ऑन द सेम नोट डॉक्टर रोज़ीना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है, स्मूथ चल रही है, लेकिन आखिर में डिलीवरी के टाइम पे ये डिसीजन लिया जाता है कि जी इमरजेंसी में ले जाया जाए या सी सेक्शन कर दिया जाए। इसकी क्या वजह है? स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेगनेंसी भी है ना, नोबडी कैन गारंटी कि 100% नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो अंदाज़न जैसे 15% ऑफ द प्रेगनेंसी में 5 या 6 औरतों में से एक का ऑपरेशन हो सकता है इन द एंड टाइम, इवन इफ एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑल राइट। तो ये समझने की बात है, क्योंकि लेबर के दौरान कभी कभी बच्चे की हार्ट बीट में कोई गड़बड़ हो गई फॉर एनी रीज़न, तो उसमें मतलब दी हेल्दी बेबी एंड हेल्दी मदर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ना, बजाय इसके कि नॉर्मल पैदा करना। तो उसमें एक्सेलरेट करना होता है और फिर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो नॉर्मल हेल्थ में वापस आना कितना मुश्किल होता है इफ इट्स अ सी सेक्शन? सिज़ेरियन इज़ क्वाइट सेफ़, आजकल तो बहुत सेफ़ है, बेहोशी भी बहुत सेफ़ है। बेहोशी, पूरी बेहोशी ना दे, और कवर का टीका जो कहते हैं रीजनल के नीचे का हिस्सा सुन करके ऑपरेशन करें, उसमें बेहोशी के नुकसानात से भी बचाव है। फुल बेहोशी। या इट इज़ क्वाइट दी क्वेश्चन। हाँ, इट इज़ क्वाइट सेफ। ऑल्दो एपिड्यूरल के बारे में ख़यालात बहुत हैं कि एपिड्यूरल हर चीज़ का स्पाइन डैमेज हो जाती है, हर चीज़ की प्रॉब्लम एपिड्यूरल को ब्लेम किया जाता है, लेकिन इट इज़ क्वाइट क्यों नहीं लेता एपिड्यूरल? देखिए, उसकी एक वजह ये कि नंबर 1 एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, नंबर 2 अवेयरनेस, जैसे डॉक्टर रोज़ीना ने कहा अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हों तो आप एपिड्यूरल लें। हमारे यहाँ या तो एक्सपर्टीज़ की कमी हो जाती है, या अवेयरनेस की कमी हो जाती है, या ये मिथ बीच में आ जाता है कि एपिड्यूरल इज़ बैड। ठीक है, अवेयरनेस की आपने बात की तो मुझे ख्याल ये आया कि हमारे यहाँ रिमोट एरियाज़ में तकरीबन 75% अगर देखा जाए तो घरों में डिलीवरीज होती हैं, और तकरीबन 25% है जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मोर्टेलिटी रेट कितना है हमारा डिलीवरी के दौरान? देखिए, नेचुरली जहाँ पे आपके डॉक्टर्स की पहुँच ही नहीं है, जहाँ पे सेहत के लिए रास्ते ही नहीं है, वहाँ पे मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा होगा। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे मोर्टेलिटी रेट अच्छा खासा हायर है। अभी तक जो कोट किया जाता था वो 500 पर 100,000, यानी कि 100,000 ख़वातीन में से 1 लाख ख़वातीन में से 500 ख़वातीन हमारी प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी रिलेटेड कंडीशंस की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रोज़ीना सिकंदर, डॉक्टर निदा नजमी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। बहुत मुफीद मालूमात आज हमने यहाँ पे हासिल की, एंड आई एम श्योर व्यूअर्स विल एग्री विद मी हियर। नाज़रीन, सेहत का सफ़र इस वक्त के लिए यहीं पर ख़त्म हुआ। अगले हफ्ते एक अहम मसले के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।